बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आया आंसर किसी का? देखो बच्चे, पहले क्वेश्चन समझ लो। जिन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, एक बार पढ़ तो लिया होगा आपने, है ना? A ball of mass 0.15 kg is dropped from a height 10 meters, strikes the ground and rebounds to the same height. The magnitude of impulse imparted at the ball is nearly, ठीक है? बॉल पर जो इम्पल्स लगा वो कितना होगा? चलो पहले ग्राउंड ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज ग्राउंड। इस ग्राउंड से 10 मीटर की ऊंचाई पर, 10 मीटर की ऊंचाई से एक बॉल गिरती है, ठीक है? एक बॉल स्टार्ट इट्स मोशन, ठीक। अब क्या होगा बच्चे? ये बॉल ड्रॉ कर दी मैंने। ये बॉल आएगी, यहाँ से स्टार्ट करेगी जीरो वेलोसिटी पे अपना मोशन, ठीक है? जीरो वेलोसिटी पे है, ये मूव करना स्टार्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नीचे आएगी एक्सेलरेट होते हुए, ग्राउंड पे टकराएगी तो इम्पल्सिव फोर्स लगेगा और रिबाउंड करके वापस चली जाएगी हाइट 10 मीटर पे, ठीक है? तो इनिशियली 10 पे थी, एक्सेलरेट करते हुए आई, रिबाउंड किया, वापस चली गई 10 मीटर पे। ऐसा करने में, इस मोशन को करने में आपको बताना है कि व्हाट विल बी द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। इम्पल्स कब लग रहा होगा? इम्पल्सिव फोर्स विल बी एक्टिंग व्हेन दिस बॉल इज स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जब ये बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक कर रही होगी उस समय इम्पल्सिव फोर्सेस लग रहे होंगे। ठीक बात है बच्चे? व्हेन विल बी द इम्पल्सिस, सर कब लग स्क्रीन रहे शो होंगे? नहीं हो स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन तो हो रही है शो बेटा। नहीं हो रही सर। सर नहीं हो रही है। तो मैंने जब एक्सप्लेन किया तब शो हो रही थी, अभी शायद रुक गई है। देखो सर अब हो रही है। सर अब अब भी नहीं हो रही है, मुझे नहीं हो रही अब। पहले मुझे हो रही थी, अब नहीं हो रही वापस शो। हाँ, अब मुझे शो हो रही है। आ गई स्क्रीन वापस? यस सर। यस सर आ गई। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये बॉल है, ठीक है? ये बॉल 10 मीटर की हाइट से गिरना स्टार्ट करेगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी, ग्राउंड पे टकराएगी, रिबाउंड करेगी और वापस इधर ही चली जाएगी, ठीक है? तो क्या हो रहा है इसका कि पहले यहाँ से स्टार्ट करेगी, नीचे आएगी, टकराएगी और वापस 10 मीटर की हाइट पे चली जाएगी, ठीक है? इम्पल्स कब लगेगा? व्हेन इट इज स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड पे टकरा रही होगी उस समय इम्पल्सिव फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है? तो इम्पल्स क्या होता है पहले तो ये बताओ। इम्पल्स इज व्हाट? क्या होता है इम्पल्स? इम्पल्स क्या होता है बच्चे? फोर्स एक्टिंग फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, एफ इंटू डेल्टा टी। ये किसके बराबर होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर, है ना? एफ इंटू डेल्टा टी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी के बराबर। तो जिस समय, जिस टाइम इंटरवल में ये बॉल स्ट्राइक कर रही है, उस इंटरवल में कितना वेलोसिटी में चेंज आया, पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? इनिशियली इस बॉल की वेलोसिटी थी बच्चे 0। इसने 10 मीटर हाइट ड्रॉप की, है ना? तो हाइट इसकी 10 मीटर थी पहले। 10 मीटर से ये आपकी गिर जाएगी नीचे 0 हाइट पर। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड? ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो उस समय इसकी फाइनल वेलोसिटी v क्या होगी? पहले तो ये निकालना है मुझे, ठीक है? तो मैं इक्वेशन लगाऊंगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है? अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना लूँ इस इक्वेशन में? g के बराबर, है ना? ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन। तो g की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में? 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 10 मीटर का। ये किसके बराबर है? फाइनल वेलोसिटी माइनस 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 थी। तो यहाँ से मुझे फाइनल वेलोसिटी क्या मिल गई? अंडर रूट ऑफ 200, यानी कि 10√2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड मुझे वेलोसिटी मिल गई। तो जो ये इनिशियल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी आई, वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे जैसे ही स्ट्राइक करने वाली होगी उससे तुरंत पहले की वेलोसिटी कितनी है? 10√2 मीटर पर सेकेंड। स्क्रीन दिख रहा है अब? बच्चों दिख रहा है क्या? हाँ,
यस सर। तो 10 मीटर की, अच्छा अब स्ट्राइक करने के बाद इसको वापस कहाँ पे जाना है बताओ, वापस किधर पहुंचना है स्ट्राइक करके, नीचे टकरा के इस बॉल को वापस किधर जाना है बताओ। इनिशियल पोजीशन। यार क्वेश्चन पढ़ो आप लोग ना, मुझे लग रहा है तुम लोग सिर्फ सुन लेते हो। ऐसे मैं 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, आज क्लास में, पूरी क्लास में 2 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप लोग कराओगे मुझे। क्वेश्चन पढ़ लो पहले अच्छे से, है ना, नहीं तो तुम एक क्वेश्चन में कराऊंगा वही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तब भी नहीं करके आओगे तुम। पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ो और क्या पूछा है वो पढ़ो। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, बट आप लोग एक बार फिर से पढ़ो इस चीज़ को। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हाँ जी, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। रुक जाओ, ये सब क्यों हो रहा है यार, ये यस सर हो रही है। चेक कर लेता हूँ नेट की स्पीड ठीक है तो सही चल रहा है यार। अभी शो हो रही है ना स्क्रीन? यस सर। यस सर। क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया? यस सर। बोलो यार, सब बच्चे बोलो, ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, फिर Yes, क्यों sir. परेशान हो, खराब होता है आपका भी, है ना। तो हमारा टारगेट क्या है, क्लास में आया तो भाई एग्जाम में अच्छा नंबर आना चाहिए ना। बॉल ऑफ मास दिस ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, तो 10 मीटर की हाइट पे एक बॉल थी, वो नीचे गिरी। इट रिबाउंड्स टू द सेम हाइट, रिबाउंड होकर मतलब उछलकर वापस की साइड पे चली गई, सेम हाइट पे। सेम हाइट मतलब बोलो कितना हाइट पे चली गई, 10 मीटर पे, है ना। तो 10 मीटर पे पहुंच गई, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स बताना है। तो 10 मीटर पर वापस जाने के लिए इसको वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड पे टकराएगी तो उसके बाद टकराने के बाद इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 10√2 मैग्नीट्यूड रहेगा, तभी ये वापस 10 मीटर की हाइट पर जा पाएगी, ठीक है। 10 हाइट पर आना है तो इसकी डायरेक्शन जो वेलोसिटी की रहेगी अपवर्ड डायरेक्शन में 10√2 मैग्नीट्यूड होगा, तभी ये वापस हाइट 10 मीटर पर जा पाएगी, ठीक है। अब मुझे पता है कि इम्पल्सिव फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी m इंटू डेल्टा वी। क्यों? क्योंकि इम्पल्स मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, इम्पल्सिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू चेंज इन वेलोसिटी के बराबर। यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू रखूंगा। अब देखो, जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे थी ये बॉल, दिस बॉल इज एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, जब ये टकराने वाली थी, एक सेकंड रुको, आई थिंक फिर से स्क्रीन फ्रीज हो गया है। यस सर, अब शो हो रहा है। जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे थी, जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे थी, तो उस समय चेंज इन वेलोसिटी होगा, उस समय ये इम्पल्सिव फोर्स भी तभी लगेगा जब ये टकरा रही थी। तो जब ये टकराएगी उस समय चेंज इन वेलोसिटी कितना रहेगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन जो कि 10√2 है, और फाइनली आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द इम्पैक्ट, वेलोसिटी बदल गई अपवर्ड डायरेक्शन में 10√2। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आया बेटा यहाँ पे, 10√2 माइनस ऑफ माइनस 10√2, तो है ना, कितना हो गया 10√2 प्लस 10√2, ये इतना चेंज हुआ। तो दैट मीन्स कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी इज 20√2, चेंज इन वेलोसिटी इज 20√2। तो वेलोसिटी में चेंज पता चल गया। मास कितना गिवन है, मास ऑफ द बॉल इज गिवन एज 0.15 किलोग्राम, मास ऑफ द बॉल इज गिवन एज 0.15 किलोग्राम। आवाज ठीक नहीं आ रही मेरी यार? सर अब शो हो रही है, पहले नहीं हो रही थी। बताओ ना यार, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है।
कुछ बच्चों को कभी शो हो रहा है, कुछ को कभी शो हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? मुझे सर नहीं हो रही शो। सभी हो रही है। Am I audible बेटा? यस Yes, सर। sir. मेरे साइड इशू आ रहा था, इसका मतलब ये तो देखो एक बार फिर से सब लोग क्वेश्चन को समझ लो बेटा, ठीक है? बॉल ऑफ मास 0.15 kg is dropped from height 10 मीटर, strikes the ground and rebound to the same height. एक बॉल है 10 मीटर की हाइट पे है, वहां से ग्राउंड पर गिरती है, टकराती है और वापस सेम 10 मीटर की हाइट पर चली जाती है। तो ऐसा करने में व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, है ना? इम्पल्सिव फोर्स कितना लगेगा, इम्पल्स कितना लगेगा इस बॉल पर? तो इम्पल्स कब लगता है? व्हेन हाई मैग्नीट्यूड फोर्स इज एक्टिंग फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये कब होगा? जब ये बॉल नीचे टकरा रही होगी ग्राउंड पर, तब आपका इम्पल्स लग रहा हो। ठीक है बच्चे? तो अब आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u, फाइनल वेलोसिटी मैंने इक्वेशन लगा के निकाल ली, 10√2 आएगी, और वेलोसिटी कितना है? t√2
2। तो आप इसको फॉर्मूला में डाल दो इम्पल्स के में, जो कि होता है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। मास ऑफ द बॉल इज गिवन एज, कितना दिया है मास ऑफ द बॉल बच्चे? मास ऑफ द बॉल कितना दे रखा है? 0.15 0.15 है ना। तो इम्पल्स को मैं निकालूंगा तो कैसे निकाल सकता हूँ? 0.15 इम्पल्स क्या होगा? F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.15 इंटू 20√2। इसको कैलकुलेट करो। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.2 kg मीटर पर सेकेंड। 4.2 kg मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन डी आ जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लो आप, एक बार पढ़ के फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं जल्दी से यार, ऑलरेडी थोड़ा टाइम हमारा वेस्ट हो गया है। क्वेश्चन समझ आया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाता हूँ बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फटाफट से करो। क्वेश्चन नंबर 3, द पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v is acted by 3 forces shown in the vector diagram PQR. The velocity of the particle will, वेलोसिटी में क्या इफेक्ट आपको दिखेगा? A particle moving with velocity v is acted by 3 forces shown by the vector triangle. वेक्टर ट्राइंगल में 3 फोर्सेस हैं, एक PQ, एक QR और एक RP, है ना। 3 फोर्सेस हैं। एक फोर्स है PQ, एक है QR और एक RP। तीनों ही एक ही पार्टिकल पे लग रहे हैं। तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, ये बताना है आपको। बताओ क्या सही आंसर है, विच इज द राइट आंसर? बताओ बेटा। ये PQ फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है। आंसर बताओ सीधा, हैंड रेज मत करो, बताओ क्या आंसर है। क्या होगा, चेंज होगी कि नहीं होगी? तीन ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं पार्टिकल पर। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा। कैन नॉट अनम्यूट योर माइक। एक सेकंड, अभी देखते हैं। टर्न ऑन देयर माइक्रोफोन कर दिया। यहाँ से तो सही है बेटा, रिक्वेस्ट तो यहाँ पे सही है। या तो आपका माइक ही इशू कर रहा है आज, आई बिलीव। तो ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं किसी पार्टिकल पे। तो रिजल्टेंट फोर्स बताओ पहले। इन तीनों फोर्सेस की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या आएगा? एफ नेट क्या आएगा बच्चों, बताओ। 0 आएगा, है ना। क्योंकि इन तीनों को आप, दे आर फॉर्मिंग अ क्लोज्ड ट्राइंगल। PQ एंड QR, जो ग्रीन और रेड कलर का वेक्टर है, उनका वेक्टर सम पता है क्या आने वाला है? उनका वेक्टर सम येलो से अभी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। उनका वेक्टर सम ये आएगा, इधर से Q से P की तरफ पॉइंटिंग वेक्टर, ये वेक्टर आएगा इनका वेक्टर सम। और उससे अपोजिट डायरेक्शन में ब्लू कलर का वेक्टर लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों के तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स आ गया 0। तो रिजल्टेंट फोर्स इज 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगा? एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट 0 हो गया तो मास 0 है नहीं, मास तो पार्टिकल है तो मास होगा ही। तो एक्सेलरेशन ऑल्सो बिकम्स 0। तो आप एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब वेलोसिटी इज, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना। देखो सेम ही क्वेश्चन है, जैसे बॉल आई, रिबाउंड की, वापस गई, तो आपको ये होमवर्क में करना। ये क्वेश्चन भी आप कर पाओगे, वुडन ब्लॉक का क्वेश्चन है, हो जाएगा, जो हमने किया था कल क्लास में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब बलून विद मास m, ये करते हैं। बलून मास m का बलून है,
डिसेंडिंग डाउनवर्ड। एक बार पढ़ो इसको। पढ़ लिया क्वेश्चन बेटा? अच्छा एक सेकंड में चेक कर लूँ यार, तुम्हारा इतना कम पार्टिसिपेशन क्यों? एक बार हैंड रेज करना जो बच्चे मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, अटेंडेंस लगा रहा हूँ। तो बच्चे मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, हैंड रेज करो। ठीक है बेटा, कर लो हाथ नीचे। अब है ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। अभी नेटवर्क का दिक्कत नहीं आएगा ऑब्वियसली, है ना? कुछ दिक्कत शायद आएगी नहीं नेटवर्क की। मैंने मोबाइल इंटरनेट से जोड़ लिया, बाहर आ गया हूँ मैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, बॉल विद मास m is descending down with a acceleration a. A balloon with mass m is descending down with an acceleration a. कोई बलून हवा में कब उड़ता है बच्चे, ये बताओ? बलून हवा में उड़ता है ना, ऊपर जाता है। कब जाता है? जब उसमें लो डेंसिटी की गैस भरी हो, जैसे हाइड्रोजन हो या हीलियम भरी हुई हो, तो अब वो बलून ऊपर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो एक बलून है, इसमें कुछ हाइड्रोजन या हीलियम गैस भरी है, तो इस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, जिसको मैं बोलता हूँ बोयेंसी फोर्स, बी बोल दिया मैंने। दिस इज ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द एयर एंड द गैस फिल्ड इनसाइड द बलून। ठीक है, अब इसके नीचे एक मास m लटका हुआ है, या फिर बोल दो कि इस बलून का मास ही m है, तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि मास m लटका हुआ है। तो अब इसकी वजह से, इस मास m की वजह से डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, जो कि होगा mg के बराबर। ठीक है, तो बलून पर लगने वाले दो फोर्सेस हैं, एक b एंड एक mg। एक तो b है जो अपवर्ड बोयेंसी फोर्स है, एक mg है जो डाउनवर्ड फोर्स है। इन दोनों फोर्सेस के इफेक्ट के अंदर ये बलून ऊपर या नीचे मूव करेगा, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द मास का वैल्यू, m का वैल्यू। ठीक है, अब देखो, बलून विद मास m, जब मास m लटका हुआ है तो क्या कर रहा है? इट इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a। इट इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a। तो अगर मैं फोर्स बैलेंस लिखूं वर्टिकल डायरेक्शन में इस केस में, तो क्या लिख सकता हूं बेटा? एफ नेट की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? एफ नेट, नेट फोर्स व्हेन दिस इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो mg ज्यादा होगा कि f ज्यादा होगा? किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? फोर्स mg का कि बॉयंसी फोर्स का? mg का ज्यादा होगा। तो पहले mg को लिख दूं और माइनस बोयेंसी लिख दूं, तो दिस इज द नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एफ नेट इन द डाउनवर्ड इज mg माइनस b। ठीक है, इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ? एक्सेलरेशन इनटू मास, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो दिस इज a इज द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास इनटू a लिख दिया, तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको क्या लिखें? एफ नेट की जगह mg लिख m में लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन, जो कि डाउनवर्ड है, क्योंकि एफ नेट मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये मेरा एक इक्वेशन आ गया बच्चों। अब क्या बोल रहा है? हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए। अगर मैं इस मास m में से इस मास को कम करते जाऊंगा तो एक सिचुएशन आएगी कि बोयेंसी फोर्स एक्सीड करने लगेगा mg से।
mg से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं m को घटाता जा रहा हूँ, मैं m की वैल्यू को कम करता जा रहा हूँ, तो क्या होगा, बुओयेंसी फोर्स एक्सीड करने लगेगा या बुओयेंसी फोर्स डोमिनेट करने लगेगा, तो फिर उस केस में ये बलून अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने लगेगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि कुछ मास इसका घटा दिया जाए, कितना मास कम कर दिया जाए कि ये बलून अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करने लगे। ठीक है, तो मान लो मैं बोल दूं कि यार लेट द मास रिमूव्ड विल बी m माइनस एम डैश, m माइनस एम डैश मास इसमें से रिमूव कर दिया, किसमें से, m में से, m में से m माइनस एम डैश मास को घटा दिया, तो कितना बच जाएगा, द रिमेनिंग मास विल बी m डैश, बचा हुआ मास m डैश हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर द रिमूवल m डैश विल बी द न्यू मास। ठीक है, जिसको समझ नहीं आ रहा वो देखो, पहले m था, उसमें से कुछ निकाल दिया, ये निकाला है, उसकी वैल्यू है m माइनस एम डैश, तो बचेगा कितना, जो बच गया ये m डैश बच जाएगा। चेक करके देख लो, m में से m माइनस एम डैश को रिमूव कर दिया, तो ये क्या आएगा, m माइनस एम प्लस एम डैश, है ना, तो बचेगा कितना, m डैश। तो अगर m माइनस एम डैश मास को रिमूव कर दिया जाए तो कितना मास बचेगा, न्यू मास विल बी m डैश। तो न्यू मास के केस में अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो मेरा डायग्राम आएगा बच्चे ऐसा, दिस इज कि m डैश मास बच गया, इधर अपने जैसा हम बना रहे थे वैसा बना लेते हैं, ये बलून है मेरा, स्क्रीन शो हो रही है बेटा अब तो। ठीक है, और नीचे जो मास लटका हुआ है वो कितना बच गया, द न्यू मास इज m डैश। तो इस वजह से डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा, m डैश इंटू जी, और बोयेंसी फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि बलून की ना शेप चेंज हुई है, ना साइज चेंज हुआ है, ना कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, तो बोयेंसी फोर्स आपका बी ही रहेगा। अब जब ऐसा होगा, जब मास घटा दिया गया तो इसका अपवर्ड डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन आ रहा है ए के बराबर, तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट करोगे, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन क्या है बच्चे, बी माइनस एम डैश इंटू जी, और ये किसके बराबर है, ये अपवर्ड एक्सेलरेशन यानी m इंटू ए के बराबर। तो दूसरी इक्वेशन मेरी ये आ गई। पहली इक्वेशन क्या आई थी, एम ए इंटू एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस बी, पहली इक्वेशन। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है एम ए इज इक्वल टू बी माइनस एम डैश जी। तो इन दोनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन है जिसको मैं बोलूंगा बोयेंसी फोर्स। तो बोयेंसी फोर्स कॉमन है, इसको मैं एक साइड लेके इक्वेट करके आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम डैश, है ना। तो इन दोनों को मैं इक्वेशन देखो यहाँ पे लिखी हुई है, पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, इनको मैं इक्वेट करूंगा इन टर्म्स ऑफ बी। मैं बी की वैल्यू, बी को एलिमिनेट करके एम डैश, बी को एलिमिनेट करके एम डैश का वैल्यू निकालूंगा सॉल्व करके, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एम डैश। अब मुझे क्या निकालना है, एम डैश तो मुझे मिल गया, बट मैंने कितना मास रिमूव किया था, एम डैश रिमूव किया था कि एम माइनस एम डैश रिमूव किया था, एम माइनस एम डैश, है ना। तो m माइनस एम डैश इज द मास रिमूव्ड, तो आई विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस एम डैश। तो m माइनस एम डैश इज इक्वल टू, इसको मैं सॉल्व करूंगा और फाइनली मुझे आएगा कि चेंज इन मास या द मास रिमूव्ड इज इक्वल टू 2ma डिवाइडेड बाय g प्लस a। ठीक है, तो दिस इज द न्यू मास, दिस इज द change in mass to accelerate this balloon with an acceleration a in the upward direction। upward direction में इसको accelerate करने के लिए जो acceleration चाहिएगा, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 इंटू एम ए अपॉन जी प्लस ए। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, जो समझाया उसको, इक्वेशंस को लिखो, डाउट आए तो पूछो। इस बच्चे को आ रही स्क्रीन में दिक्कत, अभी कोमल को दिक्कत आ रही है स्क्रीन में, बाकी सबको तो दिखाई दे रही है ना, अब तो स्क्रीन में इशू नहीं आ रहा होगा। यस सर, दिख रही है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझ लो इसको। सर रिपीट करना एक बार। भाई एक बार रिपीट करना, पूरा रिपीट करने में पूरा टाइम लगेगा। चलो सर पूरा नहीं, तो पूछो कौन सा पार्ट समझ नहीं आया। सर सेकंड इक्वेशन निकाली, उसके बाद क्या किया आपने? इसमें सेकंड इक्वेशन निकाल ली, उसके बाद मैंने m डैश की वैल्यू निकाल ली। देखो ये दो इक्वेशन है बच्चे, एम जी माइनस बी इज इक्वल टू एम ए एंड बी माइनस एम डैश जी इज इक्वल टू एम डैश ए। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज कॉमन है, b कॉमन है ना दोनों इक्वेशन में, b को एक साइड ले जाके इक्वेट कर दूंगा,
यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन से बी की वैल्यू क्या आएगी भाई, mg माइनस ma, और सेकेंड इक्वेशन से बी की वैल्यू क्या आएगी, m डैश ए प्लस m डैश जी। तो इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो यहाँ से मुझे m डैश की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि मेरी इधर आ रही है m इंटू जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए। ठीक है, और मैंने जो मास रिमूव किया था वो क्या था, m माइनस एम डैश, ये मैंने मास रिमूव किया था। तो इसकी वैल्यू मैं निकाल लूंगा भाई, मुझे m की वैल्यू तो पता ही थी, m डैश की वैल्यू ये मिल गई, तो m माइनस एम डैश कर लो। तो ये इक्वेशन यहाँ देखो, m माइनस एम डैश किया तो दिस इज द इक्वेशन, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द मास रिमूव्ड फ्रॉम द बैलून सो दैट इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग विद a इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन करो, वो थोड़ा टफ था, ये आसान है, आसान करो। हाँ मुस्कान, आगे आंसर लक्ष्मण, यस सर। क्या आंसर है, विच इज द राइट आंसर? डी आया किसी का? सर बी। डी 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 आया क्या मुस्कान? सर मेरा तो बी आ रहा है। बी आ रहा है? नहीं यार, बी कैसे आएगा, फिर से पढ़ो। अच्छा, कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा वेज क्या होता है ना, तो इसको ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, देखो तुम लोग पढ़ते जाओ साथ साथ ड्रॉ करते जाते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। वेज का मतलब होता है इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लिनेशन एंगल कितना दिया है, इंक्लिनेशन एंगल होता है ये वाला थीटा, ये कितना दिया है, दिस इज गिवन एज थीटा। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है मास m का ब्लॉक, देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास m on this wedge, ठीक है। दिस wedge is given as smooth, स्मूथ का मतलब क्या है, फ्रिक्शन कितनी है, जीरो, तो स्मूथ का मतलब है फ्रिक्शन इज जीरो। ठीक है बच्चे, अब देखो, अब ये फ्रिक्शन जीरो है और अगर ये वेज रेस्ट पे है तो क्या ये मास स्लाइड डाउन करेगा कि नहीं करेगा, पहले ये बताओ, ये ब्लॉक स्लाइड डाउन करेगा? यस सर। यस सर। ये स्लाइड करेगा, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हमारे पास फ्रिक्शन हो या फिर हम इस नीचे वाले वेज को एक्सेलरेट कराएं, है ना। इस वेज को पकड़कर मान लो मैं एक्सेलरेट कराता हूँ, इस वेज को मैं एक्सेलरेट कराता हूँ विद एन एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से मैं इस वेज को पुश करता हूँ, है ना, एक्सेलरेट करा रहा हूँ। तो क्या होगा, ब्लॉक पर फोर्स किधर लगेगा, ब्लॉक पर पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, है ना। देयर इज सम इनर्शिया फोर्स। देखो भाई, ये जो है वेज, ये ब्लॉक को आगे की तरफ पुश करेगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक वेज पर किधर फोर्स लगाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो इनर्शिया फोर्स आपका किधर आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई। आप वेज को एक्सेलरेट करा रहे हो राइट साइड डायरेक्शन में, तो एक फोर्स आएगा ना, इनर्शिया फोर्स। जैसे तुम बस में बैठे हो यार, अगर बस एकदम से आगे चलना स्टार्ट करे तो तुम्हारे पे किधर फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ, है ना। और बस एकदम से रुकना स्टार्ट करे, एकदम से ब्रेकिंग स्टार्ट करे तो तुम्हारे पे किधर फोर्स लगेगा, आगे की तरफ। आप लोग आगे बेंड करते हो, आगे झुक जाते हो, आगे गिरने को हो जाते हो, है ना। तो सेम वैसे ही देखो, ये ब्लॉक पे वेज के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये वेज एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और मास जो है आपका m, उस पर किधर फोर्स लगेगा, द फोर्स विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ए के बराबर। एक फोर्स लग रहा होगा जो
डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। दिस इज mg, ठीक है। जब ये ma नहीं लग रहा था तो mg का एक कंपोनेंट ही था जो इसको स्लाइड डाउन करा रहा था, है ना। mg का, इसके सेल्फ वेट का एक कंपोनेंट था, वही इसको स्लाइड डाउन करा रहा था नीचे। और एक अब क्या हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन की वजह से देयर इज सम इनर्शिया फोर्स ma एक्टिंग, तो एक कंपोनेंट इनर्शिया फोर्स का आ जाएगा जो इसको नीचे फिसलने से रोकेगा, दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्योंकि थीटा नीचे है थीटा, ठीक है, तो इस थीटा से करस्पॉन्डिंग एंगल एक तो ये हो गया भाई थीटा, क्योंकि सेम कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये जो नीचे एंगल हो गया इनके बीच में, दैट इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। दिस इज 90 माइनस थीटा, वाई, बिकॉज दिस इज 90। समझ आया। अब हम क्या करेंगे, हम कंपोनेंट लिखेंगे भाई। तो एक कंपोनेंट जो अपवर्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन लग रहा है, दिस इज ma इंटू कोस थीटा, राइट। और जो नीचे की तरफ लग रहा है, जो नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज mg का कंपोनेंट, एंड दैट इज साइन कंपोनेंट, mg इंटू साइन थीटा। अब इसको स्लाइड डाउन या स्लाइड अप करना हो ताकि वेज के ऊपर वहीं के वहीं रुका रहे ब्लॉक, तो ma cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा। ma cos थीटा mg sin थीटा के बराबर हो जाना चाहिए। तो ma का cos थीटा कंपोनेंट किसके बराबर, mg के sin थीटा कंपोनेंट के बराबर। तब ये ब्लॉक है ना स्लाइड डाउन करेगा ना ऊपर जाएगा। तो इस केस में आपको फोर्स निकालना है, एक्सेलरेशन, फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक। तो ये आपका आ गया ma, फोर्स एक्सर्टेड जो इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कराएगा, तो दैट इज ma। तो मुझे ma की वैल्यू निकालनी है, दिस इज नथिंग बट द फोर्स, ये किसके बराबर है, mg sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। जिनको बी लग रहा था ना, उन्होंने क्या किया कि सिर्फ mg का sin थीटा कंपोनेंट निकाल दिया जो इसको स्लाइड डाउन कराएगा इनिशियल कंडीशन में, है ना। बट उसको अपोज करने के लिए एक इनर्शिया फोर्स का कंपोनेंट आएगा जो ma cos थीटा है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस समय कंडीशन आएगी कि ये ब्लॉक स्लाइड डाउन नहीं करेगा, ये ब्लॉक वेज के ऊपर स्लाइड डाउन नहीं करेगा। तो ऐसा करना क्यों पड़ा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं था बच्चे, स्लोप के ऊपर फ्रिक्शन नहीं था, ठीक है। समझ आया बच्चों। यस सर। यस सर। ये आसान क्वेश्चन है, ये कर लो। अच्छा, मैं आसान बोल बोल के तुम्हें सारे वैसे वैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है, परेशान मत हो जाना। बस तुम समझो इसको और करते जाओ, हिम्मत नहीं छोड़नी है। मोमेंटम कंजर्वेशन, A man of 50 kg mass is standing in a gravity-free space at a height of 10 meter above the floor. ठीक है, एक 50 किलोग्राम का मैन है जो कि 10 मीटर अबव एक फ्लोर है उस पर खड़ा हुआ है, ठीक है, अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, इससे 10 मीटर की ऊंचाई पर
एक आदमी खड़ा हुआ है, इसने क्या किया, he throws a stone of 0.5 किलोग्राम मास डाउनवर्ड्स। एक स्टोन है, इसको इसने नीचे थ्रो किया, 0.5 किलोग्राम का है और इसकी वेलोसिटी आपकी कितनी है बच्चे, 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इसने डाउनवर्ड थ्रो किया। ये जो स्पेस है दैट इज ग्रेविटी फ्री स्पेस। ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंट रहेगा कि एब्सेंट, बताओ। ग्रेविटी फ्री स्पेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एब्सेंट रहेगा। समझ आया ना, एब्सेंट रहेगा कि नहीं आया? यस सर। है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एब्सेंट है, इसी का मतलब होता है ग्रेविटी फ्री स्पेस। जैसे स्पेस में चले जाते हैं हम, बाहर चले गए आउटर स्पेस में, तो वहाँ नहीं रहता ग्रेविटी। तो ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो बोल दिया इसने कि ऐसी जगह मानो जहाँ पर ग्रेविटी एब्सेंट है, मान लिया हमने। 10 मीटर की हाइट थी, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड जो है, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एब्सेंट है तो क्या ये बॉल एक्सेलरेट करेगी कि नहीं करेगी, बताओ? नहीं करेगी सर। नहीं करेगी। तो क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट? यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में, यानी कि ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगेगा? 5 सेकेंड। तो इसको जो ये इधर से ट्रेवल करके नीचे आएगी तो इसको कितना टाइम लगने वाला है? 5 सेकेंड लगेगा बच्चे, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स बॉल को लगेगा जो टाइम। इस समय में क्या ये आदमी ऊपर जाएगा? ये आदमी थोड़ा बहुत हाइट गेन करेगा कि नहीं करेगा? When this man is pushing this stone in the downward direction, तो क्या ये खुद ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? थोड़ा सा हाइट गेन करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। यस सर। या तुमने YouTube पे वीडियो देखे हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो किसी चीज को पुश करते हैं तो हवा में ऐसे तैरते रहते हैं, ग्रेविटी फ्री एनवायरनमेंट, देखा है? यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, क्योंकि देखो सिंस देयर इज नो डाउनवर्ड फोर्स, अगर ग्रेविटी होता तो इस पे mg लग रहा होता आदमी पे, लेकिन ग्रेविटी नहीं है तो कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा। और इनिशियली क्वेश्चन में दिया है कि दे आर एट रेस्ट, बट initially they were at rest, but when this man pushes this stone with 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, तो कुछ वेलोसिटी से ये मैन भी ऊपर जाएगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ये आदमी भी ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन से आप वेलोसिटी ऑफ मैन निकालो, और जो वेलोसिटी आएगी उसको टाइम 5 सेकेंड से मल्टीप्लाई करो, तो आपको पता चलेगा कि कितना हाइट गेन करेगा ये आदमी। ठीक है, क्यों? ये बोल रहा है कि व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, व्हेन द स्टोन रीचेस द फ्लोर, द ग्राउंड, उस समय आदमी की हाइट कितनी है, आदमी का, तो आदमी कितनी ऊंचाई पे है फ्रॉम द फ्लोर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन निकालने के लिए आपको मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बिकॉज बाहर से कोई फोर्स आ नहीं रहा, इंटरनल फोर्सेज है, आदमी पुश कर रहा है, स्टोन नीचे जा रहा है, दो ही चीजें थी सिस्टम में, एक आदमी और एक स्टोन, यही आपस में फोर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा। तो मैं बोलूंगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है पहले तो ये बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन है ये। तो इनिशियली बोथ ऑफ द मैन एंड द स्टोन वर एट रेस्ट, दोनों शुरुआत में रेस्ट पर थे, तो क्या होगा बच्चे, मैन की वेलोसिटी भी जीरो और आदमी की वेलोसिटी भी जीरो। तो इनिशियल मोमेंटम में लिखना स्टार्ट करूं तो मैन का मास, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, स्टोन का मास ऑफ स्टोन इनटू वेलोसिटी ऑफ स्टोन, इसमें vs की वैल्यू जीरो है इनिशियली और वेलोसिटी ऑफ मैन भी जीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम इज जीरो। इनिशियल मोमेंटम आपका जीरो है सिस्टम का, क्योंकि दोनों ही रेस्ट पर थे। फाइनल मोमेंटम निकालना है, फाइनल मोमेंटम किसके बराबर है, फाइनल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, यानी कि फाइनल भी जीरो के बराबर है, बट उसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा, यानी जीरो इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन इनटू मास ऑफ मैन। मास ऑफ मैन इज गिवन एज 50, वेलोसिटी ऑफ मैन मुझे निकालना है, प्लस क्या है, मास ऑफ स्टोन, मास ऑफ स्टोन इज 0.5 kg और वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज -2, डाउनवर्ड है ना तो -2, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जस्ट बाय बैलेंसिंग द मोमेंटम। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, 0.1 वेलोसिटी से 0.01 आएगी शायद, है ना बच्चे, 0.01 है ना, एक तो इधर से 0.01 मीटर
पर सेकेंड। अब 0.01 मीटर पर सेकेंड से चलने में, एक सेकेंड यार इसको कर लेते हैं ना, मुझे इस पर डाउट है कि 0.01 आएगी कि नहीं आएगी। क्या रहा इसका आंसर, ही बताओ। पॉइंट 2 आ रहा है मेरा। हाँ 0.2 आएगा, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी आएगी vm, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू 0.02 मीटर पर सेकेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बच्चे। अब इतनी वेलोसिटी से इसको ये कितना मूव करेगा 5 सेकेंड में, वेलोसिटी इंटू 5, तो कितना आएगा, ये आएगा 0.1 मीटर ऊपर चला जाएगा। मैन विल मूव टू अ न्यू हाइट विच इज 0.1 मीटर अबाउ 10 मीटर्स, और ये स्टोन क्या हो जाएगा, स्टोन ग्राउंड पे हिट कर जाएगा 5 सेकंड बाद। तो हाइट ऑफ द मैन, टोटल हाइट ऑफ द मैन अबव द फ्लोर अबव द ग्राउंड इज 10 प्लस 0.1 मीटर, तो कितना आंसर आएगा 10.1 मीटर्स, ठीक है। 10.1 मीटर्स, 10.1 मीटर्स। एक बार पढ़ो क्वेश्चन को, जो मैंने सॉल्यूशन बताया उसको समझो, जहां डाउट है वो पूछो, जहाँ भी आपको डाउट है बच्चे वहां पूछो। बिल्कुल भी समझ नहीं आया तो बोल दो, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो, ये 10.1 कैसे आया? 10.1 फाइनल आंसर गेस। देखो, अब मैन ऑफ 50 किलोग्राम मास इज स्टैंडिंग ऑन इन a gravity free space at a height of 10 meters। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यानी जी का हम कोई भी यूज नहीं करेंगे, जी की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। पहली बात, स्टार्टिंग में ये आदमी 10 मीटर की हाइट पे खड़ा हुआ है, 10 मीटर पे कोई जगह है वहीं खड़ा हुआ है। उसने क्या किया, 0.5 kg का एक स्टोन था, डाउनवर्ड थ्रो किया। तो अब इसने जब 0.5 kg के मास को डाउनवर्ड थ्रो किया, तो कुछ ये खुद भी ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी, मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, है ना। तो अब आपको 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मिली 0.5 किलोग्राम के मास को, तो 50 किलोग्राम के मास को कितनी वेलोसिटी मिलेगी वो आपको फाइंड आउट करना है। वो मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल लिया कि भाई इनिशियली बहुत रेस्ट पे थे तो जीरो मोमेंटम था, और इसका बाद में जो फाइनल मोमेंटम बराबर रहने वाले हैं। तो यहाँ से मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन मिल गया जो कि 0.02 मीटर पर सेकंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन है। 0.02 मीटर पर सेकंड से मैन मूव करना स्टार्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और स्टोन तो नीचे थ्रो किया ही गया है 2 मीटर पर सेकंड से। अब स्टोन को, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी बिकॉज द एनवायरनमेंट इज ग्रेविटी फ्री, तो स्टोन की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही रहने वाली है थ्रू आउट। 2 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर करना है, तो कितना समय लगेगा इसको ऐसा करने में, इट विल टेक 5 सेकंड्स, इट विल टेक 5 सेकंड्स टू कवर दिस डिस्टेंस, ठीक है जी, ओके। इट विल टेक 5 सेकंड्स टू कवर दिस डिस्टेंस। अब देखो, 2 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल किया 10 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में, इन 5 सेकंड में आदमी 0.02 मीटर पर सेकंड से कितना मूव कर जाएगा, 0.02 इंटू 5 कितना आएगा, 0.1 मीटर। तो ये आदमी ऊपर हवा में उड़ गया, कितना, 0.1 मीटर। तो अब इसकी टोटल हाइट कितनी हो गई, 10 प्लस 0.1, कितना हो गया, 10.1 मीटर। ओके सर। चलो, जहाँ पे होमवर्क लिखा है वो क्वेश्चन मैं आपकी चेक करूंगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लिख के आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे, ठीक है। ये जहाँ जहाँ होमवर्क लिखा है, दीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको करके, होमवर्क करके मेरे को व्हाट्सएप करना है कल की क्लास से पहले। अब ये क्लास वर्क में ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, ये समझा दिया। एक क्वेश्चन और था, तो अच्छा क्वेश्चन मेरे को आपको कराना था, ठीक है। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद ये हो गया। ये कर लो, ये आसान सा क्वेश्चन है, तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे बुरी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11,
फोर्स दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, मास ऑफ द बॉडी निकालना है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, मास निकालना है। फोर्स का मैग्नीट्यूड, अगर ऐसे फोर्स इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रिजॉल्व्ड फॉर्म, जैसे वेक्टर का रिजॉल्व्ड फॉर्म में फोर्स दिया हो, जैसे 6 इन आई कैप डायरेक्शन, 8 इन जे कैप एंड 10 इन के कैप, तो आप कैसे निकालोगे फोर्स का मैग्नीट्यूड? अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स 6 स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, इनको वैल्यूज को पुट करके अगर मैं सॉल्व करूंगा, क्या आएगा बच्चे आंसर? इट विल बी 10√2 न्यूटन। तो 10√2 न्यूटन जो फोर्स है, F इज इक्वल टू एम में इक्वेशन होती है, तो फोर्स इज 10√2। मास मुझे निकालना है, एक्सेलरेशन 1 है, तो मास क्या आ जाएगा? मास विल बी इक्वल टू 10√2 किलोग्राम्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। ये तो हमें आता है, इसमें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें खाली निकालना था, कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं, बड़ा आसान सवाल। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, ये होमवर्क है, सिमिलर क्वेश्चन ये निकाल लेना। इसके अलावा ये करो, क्वेश्चन नंबर 15। इम्पल्स का क्वेश्चन है बेटा, है ना। इम्पल्स मोमेंटम कंजर्वेशन, इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल जो होता है, तो उसी का क्वेश्चन है। आपने क्रिकेट खेला है तो आपको पता होगा कि बॉल को अगर आप कैच करते टाइम थोड़ा पीछे ले जाओ, कैच करते करते, तो हाथों में दर्द कम होता है ना। और एकदम तुरंत वहीं के वहीं लपक लोगे तो क्या होगा? चोट लग जाएगी, है ना। तो ये वही वैसा ही क्वेश्चन है। प्लेयर टेक्स 0.1 सेकेंड इन कैचिंग अ बॉल, बॉल का मास दे दिया, वेलोसिटी दे दी, इनिशियल वेलोसिटी। कैच होने के बाद फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चे? व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल? जब ये प्लेयर इसको कैच कर ले, 0 हो जाएगी, है ना। फाइनली तो बॉल कैच कर ली तो रुक गई ना बॉल, फाइनल वेलोसिटी 0 है। आपको निकालना है फोर्स इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स ऑफ द प्लेयर। कितना फोर्स बॉल लगाएगी ऑन द हैंड्स ऑफ द प्लेयर, ये आपको बताना है जी। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, या फिर फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, सेम ही बात है। तो फाइनल पहले तो चेंज ऑफ मोमेंटम निकालते हैं हम, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी, ये क्या आएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है बेटा, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो वैल्यू निकालते सीधा। पहले बताओ इनिशियली बॉल की वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 20 मीटर पर सेकेंड, और मास इज 0.15 किलोग्राम, 150 ग्राम को लिख सकते हैं 0.15 किलोग्राम। तो इनिशियल पहले जो मोमेंटम है वो है इसका 0.15 इंटू 20, और फाइनली जो है रुक के कितना हो गया? 0 हो गया, बॉल वेलोसिटी 0 हो गई। तो आपका चेंज इन मोमेंटम जो आया वो कितना आया बेटा? 0.3 अच्छा 3 आ गया, 0.15 वगैरह था तो 3 आ गया। कितना? डेल्टा पी इज इक्वल टू 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा? दिस शुड बी 3 kg मीटर पर सेकेंड, ये आ गया राइट। अब मैं क्या करूंगा? फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। डेल्टा टी कितना गिवन है? टाइम लगा आपको 0.1 सेकेंड,
कितना चेंज हुआ 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है ना, तो चेंज इन मोमेंटम इज 3 टाइम इज 0.1, तो फोर्स इम्पार्टेड कितना हो गया, फोर्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू 30 न्यूटन, 30 न्यूटन इज द राइट आंसर। तो इसका सॉल्यूशन जो मैंने कराया यही यहाँ लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम वेलोसिटीज की वैल्यू रख दी, v1 इज दिस फाइनली 0, तो ये आपका चेंज इन मोमेंटम आ गया ऊपर वाला डिवाइडेड बाय 0.1, तो 30 न्यूटन इज द फोर्स, ये कंटिन्यूसली लगता रहेगा, फोर्स ऑफ 30 न्यूटन फॉर 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज द फोर्स दैट इज इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स ऑफ द प्लेयर। एक बार देख लो इसको, स्क्रीन शो हो रही है बच्चे, अभी जिनको डाउट है इसमें वो पूछ लो, जिन बच्चों को डाउट है वो डाउट पूछ सकते हो। अगर समझ आ गया तो बताओ, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। ठीक है, ये सिमिलर क्वेश्चन है, आप कर पाओगे। देखो पहला हमने किया था ना 2:2:1, ये 1:1:3 है, इसको होमवर्क करके बतानी है, ठीक है, ये होमवर्क करके लाओगे। ये करो, the force on a rocket moving with velocity 300 meter per second is this, the rate of consumption of the fuel of the rocket is, meter per second is given as the velocity of the rocket, उस पर लगने वाला फोर्स भी आपको बता दिया, अब रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द फ्यूल बताना। तो जब रॉकेट उड़ रहा होता है बच्चे, रॉकेट क्या होता है, ग्रेविटी फ्री एनवायरनमेंट में होता है ना, तो रॉकेट पर सामने लगने वाला फोर्स जो है, जैसे रॉकेट है क्या करता है, इसके पीछे से एग्जॉस्ट गैसेस निकलते रहते हैं, इन एग्जॉस्ट गैसेस का जो कंजम्पशन रेट होगा वही है कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, है ना, जितना एग्जॉस्ट गैसेस निकल रहे हैं उसी को बोल देंगे कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। तो इस रॉकेट पे सामने कुछ फोर्स लगेगा, सेम फोर्स ये इधर लग रहा होगा इनकी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, तो इस ये फोर्स जो है 210 न्यूटन का फोर्स लग रहा है सामने की तरफ। अब यहाँ पर आप मोमेंटम बैलेंस करके गिव मी द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, है ना, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल आप फाइंड आउट करो। देखो फोर्स इम्पार्टेड क्या होगा बच्चे, फोर्स इम्पार्टेड F इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, है ना, जो वेलोसिटी है इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल विल गिव अस द फोर्स इम्पार्टेड। ये आया कहाँ से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, v इंटू डी एम से आपको मोमेंटम चेंज मिल रहा है, और एफ डी टी से क्या मिल रहा है, इम्पल्सिव फोर्स या फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ
लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इम्पार्टेड। वहाँ से आपको ये इक्वेशन मिलेगी। सिंस द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो dm/dt आपको खाली निकालना है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, है ना। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो। फोर्स इज गिवन एज 210 न्यूटन, वेलोसिटी इज आल्सो गिवन एज 300 मीटर पर सेकेंड। तो आपको रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल निकालना है, सिंपल। क्या आएगा आंसर? 300 वैल्यू दे दी, फोर्स की वैल्यू आपको दी 210 न्यूटन, वेलोसिटी इज गिवन एज 300, और निकालना क्या है? dm/dt। तो dm/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्यूल या फिर मास बोल देंगे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द रॉकेट है बेसिकली। तो वो मास ऑफ द रॉकेट कैसा होगा? जो फ्यूल बर्न हो जाएगा उसको चेंज हो जाएगा ना, वो बाहर आ जाएगा रॉकेट से। तो दैट इज द dm/dt। तो 210 डिवाइडेड बाई 300, 0.7 kg पर सेकेंड इज द राइट आंसर। 0.7 kg फ्यूल बर्न होगा 1 सेकेंड के अंदर, सो एज टू अप्लाई 210 न्यूटन ऑफ फोर्स, है ना। तो 210 न्यूटन फोर्स रॉकेट पर लग रहा है जो 300 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है बच्चे, अब देखो इसको ना थोड़ा ध्यान से एक बार समझा देता हूँ जिन बच्चों को समझ नहीं है। जिनको समझ नहीं आया ध्यान से सुनो, चित्र बना के दोबारा से समझा रहा हूँ। ये रॉकेट है बेटा, इसमें ना रॉकेट में अब तुम लोगों को समझ नहीं आएगा अगर बोलोगे कि सर अर्थ के हिसाब से मत सोचो इसको, ठीक है। रॉकेट में क्या होता है, 2 फ्यूल होते हैं इसमें। जितना भी फ्यूल होगा, एक तो कोई भी जनरली हाइड्रोजन होगा, 2 टैंक होंगे, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, ठीक है बच्चे। तो हाइड्रोजन वाले से हाइड्रोजन निकल के आ रहा है और ऑक्सीजन वाले से ऑक्सीजन फ्लो करके आ रहा है। ऑक्सीजन वाले टैंक से ऑक्सीजन आ रहा है, हाइड्रोजन वाले टैंक से हाइड्रोजन फ्लो कर रहा है। दोनों मिक्स हो रहे हैं और फिर बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ मिक्स हो रहे हैं, बर्न हो रहे हैं और नीचे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अब देखो रॉकेट पर फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है? 210 न्यूटन का, राइट बच्चे। तो ये और वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर कुछ कंजम्पशन, जितना भी फ्यूल का कंजम्पशन होगा, वो दोनों जितना भी ऑक्सीजन भी और एक्स्ट्रा जो फ्यूल बर्न हो रहा है मेन फ्यूल, वो दोनों इस रॉकेट में से ही निकल रहे हैं। तो दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मास ऑफ द रॉकेट dm/dt। उसी को हम बोल दूंगा फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसमें मैंने आपको इक्वेशन बताई थी कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू रखो तो dmv/dt रख दो। यहाँ से आपको वेलोसिटी आपको कांस्टेंट दे दी कि रॉकेट इज मूविंग विद 300 मीटर, तो बचेगा क्या? मास का कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dm/dt। यही है जिस रेट से मास डिप्लीट हो रहा है इस रॉकेट का, dm/dt। वही वैल्यू आपको निकालनी है। फोर्स की वैल्यू 210 न्यूटन दे रखी है, 300 मीटर पर सेकेंड दिया, तो 210/300 कर दो, तो कितना आ रहा है dm/dt? 0.7। दिस इज dm/dt, ठीक है। यहाँ तुम कंफ्यूज नहीं होगे। क्वेश्चन कराते, अगर आपने कर रखा है किसी क्वेश्चन में डाउट है तो डाउट भी पूछ सकते हो ना। जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा उनको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो डाउट पूछो, नहीं अटेम्प्ट किया तो मैं करा रहा हूँ। है किसी क्वेश्चन में जिसने किया हो बच्चे? आवाज नहीं आ रही बच्चे। मुस्कान आप टाइप कर दो, मुस्कान आपके माइक में इशू है शायद, तो आप टाइप कर दो। अगर आपको कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली करना है क्लास में तो वो कर लेंगे, है ना। अदरवाइज ये सब रॉकेट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें यही फॉर्मूला लगेगा, रॉकेट का कोई भी क्वेश्चन आएगा F इज इक्वल टू dp/dt या dmv/dt, ठीक है। सब में यही फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला लगा के आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद ना कुछ नया करके देखते हैं। रॉकेट छोड़ो, रॉकेट के में तो यही लगना है। हाँ मुस्कान कर दिया टाइप।
25th करना है मुस्कान, क्वेश्चन नंबर 9 करना है। ठीक है, पहले 9th करा देता हूँ फिर 25th करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 ये वाला बेटा, आवाज नहीं आ रही बच्चे, यस और नो बोल दो उसमें, यही होगा 9th को ना। ये कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन गलत दे रखा है मुस्कान, इसका सॉल्यूशन डी आएगा। अगर आपका डी आया था तो सही है। चलो कर लो सब बच्चे, 9th को भी कर लो। डी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन दोनों मैं लिख देता हूँ। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ऑप्शन डी है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्या करना है बच्चा, we have to conserve the momentum है ना, initial and final momentum before collision should be equal to momentum after collision। ठीक है, तो देखो यार दिया हुआ है हमें वेलोसिटीज, तो पहले इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं। दो स्फीयर है A एंड B, एक का मास m1 एक का मास m2। इनिशियली A is at rest, B is moving with velocity along x axis। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में ड्रॉ कर रहा हूँ। एक स्फीयर है m1 मास का जिसको मैं A बोल रहा हूँ, एक स्फीयर है m2 मास का जिसको मैं B बोल रहा हूँ। m1 is at rest and m2 is moving with velocity v in the x direction। After collision B has a velocity of v/2 in the direction perpendicular to the original। ये कोलाइड करेंगे। कोलिजन के बाद B की वेलोसिटी जो है आफ्टर कोलिजन, ब्लू कलर से ड्रॉ करते हैं आफ्टर कोलिजन वाली कंडीशन को, तो यहाँ पर B की जो वेलोसिटी है यानी m2 जो था, जो B था, उसकी वेलोसिटी v/2 हो गई एट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन। तो इसकी इनिशियल डायरेक्शन x में थी, तो परपेंडिकुलर उसका क्या हो गया, y डायरेक्शन है ना, तो v/2 हो गई। और अब क्या करना है, द मास A मूव्स आफ्टर कोलिजन इन द डायरेक्शन, A का डायरेक्शन आपको बताना है कि भाई जो m1 है जिसको हम A बोल रहे हैं, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा आफ्टर कोलिजन। तो सिंपल सा हिसाब है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो पहले मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकालते हैं, रेड कलर में निकालते हैं फर्स्ट वाले को। तो पहले मोमेंटम है वो बिफोर कोलिजन, पी इनिशियल बोल दिया इसको, m1 इंटू वेलोसिटी ऑफ 1, m1 इंटू वेलोसिटी ऑफ 1 इज 0 वेलोसिटी ऑफ 1 को, प्लस m2 इंटू v2। तो m2 और वेलोसिटी ऑफ v2 क्या है, v आई कैप है ना, आई कैप डायरेक्शन में। तो इनिशियल मोमेंटम आपका क्या होगा बच्चे, m2 v इंटू आई कैप, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम।
फाइनल मोमेंटम को ब्लू कलर से निकालते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या है? फाइनली इसकी वेलोसिटी को मैं बोल देता हूँ कि लेट दिस वेलोसिटी बी, इसको वेलोसिटी क्या बोल रहे हैं, इसको वी ए बोल दें क्या, वी ए बोल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल मोमेंटम निकालता हूँ। ये क्या आ रहा है बच्चा, वी ए मुझे नहीं पता तो मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ m1 इंटू वी ए, कोई बात नहीं। उसके बाद प्लस m2 इंटू वी बाई टू इंटू जे कैप, क्योंकि 90 डिग्री टू इनिशियल था तो वाई डायरेक्शन में जे कैप होगा, राइट। अब इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम आर इक्वल, तो इन दोनों वैल्यू को मैं इक्वेट कर देता हूँ, पी आई इज इक्वल टू पी एफ। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा बच्चे, m2v इंटू आई कैप इज इक्वल टू m1va प्लस m2 इंटू वी बाई टू जे कैप। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको फर्दर ऑप्शन मिटा देता हूँ क्योंकि ऑप्शन आगे लिखे हुए हैं ये, ठीक है, जगह मिल जाएगी हमें। अब फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें हमारा टारगेट क्या है, हमें क्या निकालना है बेटा, वी हैव टू फाइंड आउट वी ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं इसको m1 वी ए को लेफ्ट साइड में ले आया और इस चीज़ को राइट में ले गया दूसरे वाली वैल्यू को, तो ये क्या आ गया माइनस, क्या आया मेरा आंसर इसका, माइनस सॉरी m1 इंटू वी ए लेफ्ट में आ गया। ओके, इसको लेफ्ट में नहीं ला रहे, लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मेरा आंसर आएगा m1 इंटू वी ए इज इक्वल टू m2 इंटू वी आई कैप और माइनस m2 इंटू वी बाई टू इंटू जे कैप। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, वी ए का डायरेक्शन जो रहेगा दैट विल बी, देखो m1 को डिवाइड कर लेते हैं, m2 बाई m1 इंटू वी, इस ये आई कैप डायरेक्शन में, माइनस m2 इंटू वी बाई 2m1 इंटू जे कैप डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ से भी अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, केवल डायरेक्शन निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि यार वी ए विल बी समथिंग एज m2 इंटू वी बाई m1, ये मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो ये आपका आ गया आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। तो जो भी वैल्यू रहेगी m1v और m2v और m1 की जो भी वैल्यू रहेगी, डिपेंडिंग ऑन दीज वैल्यूज कोई भी मैग्नीट्यूड आएगा इसका, बट डायरेक्शन के जो रेशियोज रहेंगे वही रहेगा 1 इन आई एंड -1/2 इन जे। तो डायरेक्शन तो मुझे यहाँ से पता चल सकता है, मैं लगा देता हूँ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट है -1/2 और एक्स कंपोनेंट है 1, इस रेशियो में रहने वाले, तो मैं रेशियो तो निकाल सकता हूँ ना, m2v/m1 दोनों का सेम ही वैल्यू आएगी, तो रेशियो मुझे पता चल गई। यहाँ से आई कैन से कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1/2। ठीक है, तो मतलब क्या आएगा, ये डायरेक्शन आएगी, देखो कि एक्स डायरेक्शन में 1 एंड वाई डायरेक्शन में -1/2, तो आपका थीटा नेगेटिव आ गया है ना, नेगेटिव यानी कि -1/2 का टेन इनवर्स। तो यहाँ से आपको ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। यहाँ ये गलत दे रखा है शायद, और इधर ये नेगेटिव साइन आएगा, तो इसकी वजह से फिर देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया और इधर भी नेगेटिव आएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ आया बच्चे? मुस्कान, ठीक है, अब उसी क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 करो बच्चे। रॉकेट जैसा ही क्वेश्चन है यार, है ना, इसमें वही है, dm/dt है, फोर्स कितना लगेगा उस हिसाब से होगा।
देखो थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला लिख रहे हैं डायरेक्टली। थ्रस्ट फोर्स रॉकेट पर भी और सैटेलाइट पर भी ये फॉर्मूला होता है माइनस इनिशियल वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास dm/dt। ठीक है, ये थ्रस्ट। अब इसमें देखो dm/dt आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा v के बराबर है, अल्फा इंटू v के बराबर। ठीक है, तो अब और इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, ये इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी है एट द रेट ऑफ दिस द एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यार, मैं इसमें लिखूंगा कि इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी है ना ये u, इसकी जगह इनिशियल वेलोसिटी सैटेलाइट की लिख देंगे और बाकी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा इंटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ना इनिशियल वेलोसिटी ही है ये, अल्फा इज एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी जो है इसका है dm/dt, जो आपका क्या होगा वेलोसिटी इंटू अल्फा इंटू v। ठीक है, अल्फा इज सम कांस्टेंट एंड v इज द वेलोसिटी। तो यहाँ पर v की वैल्यू रखते हैं इस क्वेश्चन में, f इज इक्वल टू फोर्स की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू माइनस v इंटू जो वेलोसिटी v आई है वो, और इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जो dm/dt है। dm/dt की वैल्यू डायरेक्टली लिख लो अल्फा इंटू v। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा v जो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है और दिस इज v, तो वेलोसिटी होगी, तो आपका जो एक्सेलरेशन रहेगा, तो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, अल्फा v स्क्वायर के, और एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, अल्फा v स्क्वायर बाय मास के प्रोपोर्शनल होगा, माइनस अल्फा v स्क्वायर बाय m, मास ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, अब वो मास स्मॉल m हो कैपिटल m हो, यहाँ तो अच्छा ये m दे रखा है तो कैपिटल m लिख लेंगे। ठीक है, तो माइनस अल्फा v बाय m, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा ना, वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल अल्फा v स्क्वायर बाय m। शायद ऑप्शन बी ही सही होगा इसका, हाँ ऑप्शन बी सही है। तो आपको जो फॉर्मूला है ना इसका थ्रस्ट फोर्स का, वही फॉर्मूला लगाना है माइनस वी इंटू dm/dt। माइनस क्यों आ रहा है बच्चा, माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि dm/dt, तो इस फॉर्मूला को आप समझ लो एक बार, f इज इक्वल टू माइनस वी इंटू जो ये थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला है ना, इसमें पहला टर्म है v u, ये u आपका इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। तो जो ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में भी ये u v जो है वो इनिशियल वेलोसिटी दी है, इस इक्वेशन के फॉर्मेट को आप देखोगे तो, राइट। और इधर dm/dt जो आता है, थ्रस्ट फोर्स है, सैटेलाइट का हो या रॉकेट का हो थ्रस्ट फोर्स, उसमें मास हमेशा डिक्रीज करता है, तो जो dm/dt की वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है। ठीक है, टू कंपनसेट फॉर दैट हम यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देते हैं, तो जो इक्वेशन आती है थ्रस्ट फोर्स की दैट इज माइनस यू dm/dt, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी। इस इक्वेशन से मुझे v मिल रहा है, तो मैं u की जगह v रख दूंगा और dm/dt की जगह अल्फा v रख दूंगा। ठीक है, तो दिस यहाँ से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस अल्फा v स्क्वायर, और फिर एक्सेलरेशन क्या आएगा माइनस अल्फा v स्क्वायर बाय। ठीक है, इसके अलावा और बताओ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, पुली वाला क्वेश्चन 29 कर लो। टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg and 6 kg are tied to end of massless string. The string passes over a pulley with a frictionless, which is frictionless, the acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity. अब इसमें acceleration of the system बताना है। ठीक है, pulley is fixed, frictionless है, massless है, सभी assumption है। string is massless, pulley is frictionless, moment of inertia is 0 for the pulley, है ना। ये सब सभी assumption, standard assumption सारे हैं। दो मास लटके हुए, आपको एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है इन टर्म्स ऑफ जी। बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन इज g/2, सेकंड g/5, थर्ड g/10, फोर्थ g।
पहले नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम ऑफ मासेस। एक फोर्स लगेगा इधर, ठीक है, ये कितना लगेगा, एक्सेलरेशन 6g के बराबर। एक फोर्स इधर लगेगा जो कि 4 इंटू जी के mg के बराबर है ना, 4 रख लिया, एक 6g और एक 4g। तो टोटल टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना आ गया बच्चे, कितना आया, 10। 10 क्यों आएगा, 10 क्यों आएगा भाई। इस ब्लॉक को देखो, अब मुझे बताओ, चलो छोड़ो टेंशन छोड़ो, एक 6g फोर्स लग रहा है राइट हैंड आर्म पे और 4g लग रहा है लेफ्ट हैंड वाले पे, तो क्या ये इधर एक्सेलरेट करेगा, यस है ना, सर। 6g वाला इसको नीचे ले जाएगा। तो मैंने इस एक्सेलरेशन को a बोल दिया, ठीक है बच्चे। अब एक्सेलरेशन a है और ये एक्सेलरेशन राइट हैंड वाले ब्लॉक पे तो डाउनवर्ड रहेगा और लेफ्ट हैंड वाले पे यही एक्सेलरेशन अपवर्ड रहेगा, राइट। टेंशन ऑन द स्ट्रिंग इधर ऐसे रहेगा, ये स्ट्रिंग इसको इधर खींचेगा ऊपर और इधर भी ऐसे ऊपर खींचेगा, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के, या तो मैं लेफ्ट हैंड वाले ब्लॉक का एफबीडी बना लूँ या राइट हैंड का, कोई से भी करोगे आपका एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड वाले से करके दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंड में 4 kg का ब्लॉक है जिस पर 4g फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और टेंशन अपवर्ड लग रहा है, और ये ब्लॉक किधर एक्सेलरेट कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। तो टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए तभी तो ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो मैं इक्वेशन लिख दूं कि T माइनस 4g ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है, ये किसके बराबर है, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन a, 4a के बराबर। तो यहाँ से a क्या निकल के आएगा बच्चे, a विल बी इक्वल टू T माइनस 4g डिवाइडेड बाय 4। अब मुझे t की वैल्यू पता हो तो मैं a की वैल्यू आराम से निकाल पाऊंगा, t की वैल्यू पता हो तो a की वैल्यू इजीली निकाल पाऊंगा, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन आ गई। और राइट हैंड वाले के लिए अगर मैं ड्रॉ करूँ, राइट हैंड वाला ब्लॉक जो है उसके लिए अगर ड्रॉ करूँ तो राइट हैंड साइड वाले के लिए एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो ये 6 kg का ब्लॉक है, इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है 6g, अपवर्ड लग रहा है t, राइट, और ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन a। तो इसमें 6g बड़ा फोर्स है इसलिए डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है, तो 6g माइनस टी इज इक्वल टू मास जो है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन 6 है। दूसरी इक्वेशन मेरी ये आ गई। तो यहाँ से मुझे अगर पता हो टेंशन तो मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास दो इक्वेशन, दो अननोन है, अगर मैं इनको भी इक्वेट कर दूँ तो भी मेरा आ जाएगा, राइट। यहाँ पे t कॉमन है, इधर भी t कॉमन है, तो दोनों साइड से मैं इक्वेट कर लेता हूँ इक्वेशन को, तो मुझे a एंड g का वैसे ही पता चल जाएगा विदाउट इंटरमीडिएट स्टेप, ठीक है। अगर एक से करना था वो बाद में बताते हैं, पहले मुझे दो इक्वेशन मिल गई, मैं दोनों से कर लेता हूँ। आई कैन राइट t इज इक्वल टू 6g माइनस 6 है, यहाँ से t इज इक्वल टू 6g माइनस 6 है, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो t को, a इज इक्वल टू 6g माइनस 6a माइनस 4g डिवाइडेड बाई 4। तो कितना आ गया 6g माइनस, ये कितना आ रहा है बच्चे, 6g माइनस 4g, 2g माइनस 6a डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, इज इक्वल टू a। अब यहाँ से करना, अच्छा 4a कर लेते तो वो भी इजी है। 4a इज इक्वल टू 6g माइनस 6a माइनस 4g, तो ये आपका इधर आएगा, तो 10a इज इक्वल टू 2g, तो a इज इक्वल टू g बाय 5। तो मेरा ऑप्शन बी आ गया इधर से, ठीक है। ये तो मेरा दोनों इक्वेशन से आया। अगर मुझे टेंशन पहले ही निकालना हो बिफोर एंड, तो टेंशन कैसे निकल सकता था, वो आपको टेंशन टी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। टेंशन टी कैन बी कैलकुलेटेड बाय, अच्छा मुझे ए पता होगा ना तभी मैं टेंशन निकाल पाऊंगा, तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, बेटा इसमें इन दोनों ही तरीके से करना पड़ेगा, टेंशन ऐसे नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए देयर विल बी सम डिफरेंट वैल्यू ऑफ टी, मुझे ए नहीं पता ना तो मैं टेंशन नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे इसी तरीके से एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा, फोर्स डिफरेंस निकालना पड़ेगा, वैसे मैं टेंशन निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं तो कर सकता हूँ। तो
तो अभी बाकी पुली ब्लॉक के प्रॉब्लम आप लोग करो इसमें, उनको सॉल्व करने के ड्यूरिंग अगर आपको डाउट आए तो वो डाउट हम डाउट ग्रुप में सॉल्व कर सकते हैं। कल अगर रिवीजन क्लास होगी तो आप लोगों का टाइम स्लॉट फ्री हुआ तो उसमें आपको मैं बुला लूँगा, उसमें बचे हुए क्वेश्चन जो है वो विल ट्राई। तो अभी आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो बच्चे अभी क्लास में बच गए हैं। हमारे पास जो फिजिक्स का सिलेबस मैंने पूछा था आपसे, उसमें क्या क्या आ रहा है। एक आ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बच्चे। दूसरा आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये तो आ रहा है 12th का, यहाँ से 40% सिलेबस। बचे जो चैप्टर हैं 11th के, उनमें से आ रहा है 60% ऑफ द पेपर। और उसमें मैक्सिमम वेटेज कौन से चैप्टर का है? नीट में मैक्सिमम वेटेज आता है यूनिट एंड डायमेंशंस का। तो ये वाला तो आप पक्का कर लेना, इजी भी है, हो भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। उसके बाद एनएलएम के अंदर बेसिक क्वेश्चन जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है। उसके बाद फ्रिक्शन के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये पूरा मैसेज मैंने फॉर्मुलेट कर रखा है, अभी मैं नोट्स के साथ में पूरा मैसेज डाल दूंगा जिसको आप पढ़ के थोड़ा स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, ठीक है। अभी परसों ही आपका एग्जाम है, तो मैं तो ये कहूँगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड यूनिट एंड डायमेंशंस, इन तीनों को तो कर लो रिवाइज बिफोर द एग्जाम, है ना। बहुत ज़्यादा टारगेट करने से अच्छा है इनको रिवाइज कर लो, और बाकी आप क्वेश्चन जो दिए हैं उनको सॉल्व करके देखो, और इसके बेसिस पे आप एग्ज़ाम ज़रूर देना। कोई बच्चा एग्ज़ाम मिस मत करना, ठीक है। पेपर ज़रूर दो ताकि आपको भी आइडिया लगे, हमें भी आइडिया लगे कि आपका अभी क्या सिचुएशन है, कितना अभी पढ़ना है और करना है, राइट। तो अभी वो बच्चे स्टे कर लो जिनको डाउट्स हैं, अदरवाइज आप लोग ड्रॉप कर सकते हो बाकी बच्चों